अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ, वीडियो लेक्चर बना रही हूँ, तो बेसिकली हमारा एक अहम टॉपिक है लॉ गेट का, जिसे इंग्लिश स्टूडेंट्स कहा जाता है। हमारा सब्जेक्ट इसके अंदर सिलेबस में शामिल है, लॉ गेट के सिलेबस में। तो इसमें जो परेशानी आती है वो ये है कि जिस तरह से बाकी सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो स्पेसिफाई हो चुका है, इसका सिलेबस जो है स्पेसिफाई नहीं है, बल्कि एक बुक जो है सर जॉन सॉलमंड की, एक प्रॉपर पूरी की पूरी बुक जो है इसके अंदर ऐड कर दी गई है और उसको जो है सिलेबस का हिस्सा बना दिया गया है। अब ये जो बात है ये लॉ गेट के स्टूडेंट्स के लिए काफी खौफ की बात है कि एक तो उनके पास टाइम जो है वो कम होता है, दूसरा बाकी सब्जेक्ट्स ठीक है उनकी तैयारी करनी होती है, और तीसरी बात ये है कि इसके मार्क्स, जो इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत कम है, लेकिन पूरी की पूरी बुक्स ऐड इसके अंदर कर दी गई हैं। तो और बुक्स भी ऐसी ऐड की गई है जो कि एक बाहर के फिलोसफर की है, नो डाउट कि उनके जो थीरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। आप बेशक उसमें लॉ की थीरी ले लें तो सालमन की आ जाती है, स्टेट की डेफिनेशन देख लें तो सालमन कहीं नहीं गया, जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशंस में देख लें तो सालमन जो है वो कहीं नहीं गया। फिर इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, तो उसके अंदर सालमन की जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट आती है। बट कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ लोगों का, बच्चों का इतना माइंड नहीं होता कि वो कम अरसे में इस तरह की फिलोसफी बेस्ड बुक्स पढ़ सकें, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारी थ्योरी है और इंग्लिश जो स्टूडेंट्स बनस्पत दूसरे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स को जरा मुश्किल ही लगता है। अब देखिए कि लॉ गेट के सिलेबस के अंदर ये एडिड है, और उससे बड़ी जो है वो सितम जरीफी ये है कि पूरी की पूरी बुक ऐड है, उसके अंदर कोई जो हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफाई नहीं किए गए कि ये टॉपिक्स कर लें या ये टॉपिक्स कर लें। तो स्टूडेंट्स ने इस चीज़ की रिक्वेस्ट की कि हमें बताएं कि हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें चीज़ ये आती है, कुछ स्टूडेंट्स तो इस तरह से होते हैं कि वो इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर ही नहीं करते, और यानी कि वो बाकी सब्जेक्ट्स को कर लेते हैं, और जब वो नंबर देखते हैं तो वो कहते हैं ठीक है भाई इसको स्किप कर देते हैं, कोई बात नहीं देख लेंगे, आता हुआ तो कर देंगे, नहीं आता हुआ तो खैर ही सल्ला, तो स्किप कर देते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि स्किप ना करें, बल्कि इसको एक फिक्स करें अपना टाइम, जिसके अंदर थोड़ा सा वक्त इसे दें, और आप ये देख लें कि भाई मैंने इसको इतने बाकी अपने सिलेबस के लिहाज से किस तरह से डील करके लेकर जाना है। कोई भी चीज को रहने ना दें कि भाई मैं नहीं से करता। तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर मैं आपको यही तरीकाकार बताने लगी हूँ कि आप लोगों ने इसकी प्रेपरेशन जो है वो किस तरह से करनी है। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर आती है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के टॉपिक्स कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं अपने इसी लेक्चर में आपको गाइड करूंगी कि कौन से टॉपिक्स इसके होते हैं इस बुक के। तो वो एक जगह पे लिख लें, मतलब 10-15 टॉपिक्स होंगे, ठीक है, जो कि जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन, उसकी काइंड्स, फिर जो डिफरेंट जो हमारे फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, उनकी डेफिनेशंस अंदर ऐड होती हैं, जिसके अंदर चंद एक डेफिनेशन जो है वो आप कर लें, इनफ है, उनको मद्देनजर रखें, जिसमें ऑस्टन आ जाता है, सोलमंड आ जाता है। यानी कि हम इसके अंदर थीरीज पढ़ते हैं जो कि पॉजिटिविटी में आती है, नेगेटिविटी में आती है, एक दूसरे के अगेंस्ट होती है। तो यही हमारे सोशल साइंसेज की खूबसूरती है बिल्कुल, कि जहाँ पर कोई हक में बात करता है तो उसके मुखालिफ में भी बड़े जबरदस्त दलाइल लेकर जो है वो कोई ना कोई मौजूद होता है। तो और यही हमारे लॉ की कैपेबिलिटी भी है, ये इसकी सेंस है जो हमारे लॉ में भी चलती है। अच्छा, अब तो होगी ये एक बात, अब मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि वो आपने टॉपिक्स एक जगह पे लिख लेने हैं, इस लिहाज से कम से कम आपका जो माइंड है वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकेगा, कम से कम आपको इस चीज का शऊर होगा कि भाई चले मैंने टॉपिक्स लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने उन टॉपिक्स के बारे में जानकारी करनी है। अब मैं ये कहूँ कि जो आपके पास बुक्स ही नहीं होगी तो ऐसा तो नहीं होता, एलएलबी तो माशाल्लाह सबने किया था, तो फिर ही लागे अटके लिए आए हैं। तो अपनी बुक्स जो हैं उनको देखिए, उन इंग्लिश स्टूडेंट्स की बुक को एक दफा देखिए, उसकी जो फहरिस्त है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसको एक जगह पर लिख लें। अब आपके पास एमसीक्यूज के सिलसिला में कोई भी गाइड मौजूद होगी, ठीक है, जो कि न्यू एडिशन की अप टू डेट हो, एन सीरीज की हो, सर उमर की बुक हो, या इसके अलावा कोई भी जो आप मुनासिब समझते हैं कि एमसीक्यूज जो बुक्स होती है ना, उनका मोटिव ये नहीं होता कि सेम एमसीक्यूज यही आने हैं। बात स्टूडेंट्स इतना ऐसे लगा के रख लेते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई एमसीक्यूज आने ही इससे हैं,
तो इसलिए हमने ये बुक्स लिए हैं, और वो सिलेबस को गो थ्रू नहीं करते। उनका सारा जो है वो दारोमदार इसी चीज पे होता है कि भाई ये बुक हमारे पास पड़ी है, इसमें से एमसीक्यूज आ जाने हैं, और फिर जब नहीं आते तो वो इस पे गिला भी करते हैं कि ये बुक नाकाम थी, फजूल थी, ये थी, वो थी। तो एमसीक्यूज बुक्स जो होती हैं वो बेसिकली आपका ट्रायल करवाती हैं, आपको गाइडेंस देती हैं। अब जिसमें से एक टॉपिक के अंदर से कोई एमसीक्यूज आपसे पूछ लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है वही एमसीक्यूज आएगा। ये एमसीक्यूज आपको इशारा दिलाता है कि बुक खोलें और इस टॉपिक को देखें, इसके अंदर मजीद और कौन सी टॉपिक्स, कौन सी चीजें और जो है वो आपको गेट हो सकती हैं। तो मैं इस नुक्ते को लेकर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। तो एमसीक्यूज की बुक्स पढ़ने के लिहाज से अपना थोड़ा सा इस तरह से माइंड बनाएंगे तो आप बहुत चीजें सीख लेंगे कि एक एमसीक्यूज किस जगह से आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको बुक से पढ़ें। तो ये तरीकेकार होता है। चलिए अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे जो स्टूडेंट्स के टॉपिक्स इम्पोर्टेंट कौन से हैं जिसको आपको गो थ्रू करना है। ये हमारे जो टॉपिक्स हैं इसको निकाल लें, एक दिन मुख्तस कर लें ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए, इधर उधर ना भटकें, किसी से हेल्प ना लें, किसी को ना कहें कि मैं इंग्लिश स्टूडेंट्स का क्या करूं और बाकी सब्जेक्ट्स जिनकी फुल बुक्स हैं मैं उनका क्या करूं, ये टेंस होने की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह का नाम लेकर एक दिन में अपनी कॉपी पेंसिल पास रखें, पूरा दिन ऑब्जर्व करें उस सब्जेक्ट को कि मैं इसको स्पेसिफाई करके एक जगह पे रख लूं। ठीक है। तो जब आप अपना सिलेबस गो थ्रू कर रहे होंगे तो उसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स देखते जाएं ताकि आपका उसका भी माइंड बन जाए। तो क्या है कि इसके अंदर कौन से हमारे टॉपिक्स आते हैं, तो आइए देखिए कि इसके अंदर हमारे कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं। ये देखिए, अब इसके अंदर हमारे जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड ही आपके पास जो है वो ये मौजूद है। हाँ जी। अब देखिए आपके सामने है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक फॉर लॉ गेट स्टडी। सबसे पहले जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं या आपने जो टॉपिक इसके अंदर मद्देनजर रखना है वो है हमारा जूरिस्प्रूडेंस। यानी कि जो वर्ड है इसके ऊपर आपको डेफिनेशन मिलेगी, इसके लिटरल मीनिंग्स मिलेंगे, और मुख्तलिफ फिलोसफर्स ने इसकी क्या डेफिनेशन बयान की है, थिंकर्स ने क्या बात बयान की है, वो इसके ऊपर स्टडी होगी। तो इसमें मेन कुछ जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसमें हर एक डेफिनेशन में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो आपको याद रखने में जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन को बहुत मदद करेगी। फिर क्या है कि आपको नुक्ता पता होना चाहिए कि अगर सॉल्वेंट रोस्टन दो लोगों की डेफिनेशन है तो कौन सा ऐसा नुक्ता इसके अंदर है जो एक को दूसरे से मुख्तलिफ कर रहा है। ठीक है, तो आपने वो अपने माइंड में रख लेनी है कि हर एक डेफिनेशन के कुछ वर्ड स्पेसिफिक होते हैं, तो वो अपने माइंड में रखें कि सालमन ने इस तरह कहा तो ऑस्टन ने इस तरह कहा। जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक होगा। नेक्स्ट फिर आपसे जो पूछा जाता है वो कहते हैं लॉ एंड इट्स क्लासिफिकेशन, के एक लॉ जो हमारा टॉपिक है उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह से होगी, तो आपने इसको थोड़ा गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर भी डेफिनेशंस मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से क्या मुराद है उसको एक बार देख लें। द नेचर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल के जो रियासत है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर भी ऑस्टन, सॉलमेंट और गार्नियर गार्नर इस तरह के जो है वो थिंकर्स की इंपॉर्टेंट है, उसको देख लें। स्टेट मिलके किससे बनती है, इसके अंदर सोवरेनिटी आ जाती है, टेरिटरी आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा पॉपुलेशन आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट आ जाती है। तो ये मेन चीजें आ जाती हैं। उसके बाद थीरीज ऑफ लॉ है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है। किस तरह से इम्पोर्टेंट है लॉ, किस तरह से हमारे पास आया, कभी इसे नेचुरल लॉ कहा जाता है, कभी इसे कहा जाता है कि रिवाजात थे, कभी ये नेचर के अगेंस्ट था, कभी कहा जाता है कि नेचर के बिल्कुल नेचर बेस्ड है। ठीक है, कभी कहा जाता है कि ये जो है वो कमांड है सोवरन की। तो मतलब ये डिफरेंट थीरीज हैं लॉ की। तो एक बार इसको देख लें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। हाँ जी, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सोर्सेस ऑफ लॉ। ठीक है, इसके अंदर लेजिस्लेचर आ जाता है, इसके अंदर प्रेसिडेंट्स आ जाता है,
और इसके अलावा इसके अंदर कस्टम्स आ जाते हैं, ट्रेडिशंस आ जाते हैं, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, वो भी हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ बनते हैं। फिर इसके अलावा एक मुल्क के अंदर जो रसूम और रवाजात होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। फिर डिफरेंट इंटरनेशनल डॉक्ट्राइन्स होते हैं जिसको हमने अपना लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब ब्रिटिश के अंडर थे तो उन्हीं के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ तक आ रहे हैं और इनके डॉक्ट्राइन्स हम पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है लीगल राइट्स, के लीगल राइट्स से क्या मुराद है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, लीगल राइट्स कौन से होते हैं, आया कि किसी रियासत में रहते हुए हमें लीगल राइट्स मिलते हैं, या कि जब हम पैदा हुए थे तभी हमें ये लीगल राइट्स मिल गए थे। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा देखना है ब्रीफली कि इसके अंदर क्या आदत है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पर्सन्स। तो हमारे लॉ के अंदर ये टर्म बड़े अच्छे से यूज होती है कि आर्टिफिशियल पर्सन्स क्या होते हैं, ठीक है, ह्यूमन पर्सन्स क्या होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट आगे ह्यूमंस के अंदर काइंड्स आ जाती हैं, माइनर पर्सन हो जाता है, अनसाउंड माइंड पर्सन हो जाता है, साउंड माइंड पर्सन हो जाता है। ठीक है, तो पर्सन्स के आगे क्लासिफिकेशन हो जाती हैं। खैर इसको आप देख लें एक बार टॉपिक को। फिर ओनरशिप एंड पोजेशन। अब ये टॉपिक जो है वो हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने जब हमें यहाँ पे इसकी सेंस डेवलप होगी तो भी हम आगे बता सकते हैं कि ओनरशिप और पोजेशन में क्या फर्क होता है। तो ये गो थ्रू होता रहता है हमारे पूरे लॉ के अंदर। फिर प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है ओब्लिगेशंस, जिसके अंदर एग्रीमेंट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लाइबिलिटी कितनी इकसाम की होती है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। क्रिमिनल एंड सिविल होती है। एविडेंस एंड प्रोसीजर, यानी कि एविडेंस से क्या मुराद है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। इसमें लॉ ऑफ एविडेंस जो कि 1872 का था, उसके बाद हमने तो खैर कानून शहादत ऑर्डर में उसको चेंज कर लिया। तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है, और ये कॉन्सेप्ट उन सब्जेक्ट्स को समझने में हेल्प